नमस्कार दोस्तों, वंश का जीएस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी का 72वीं का एक सीरीज चल रहा है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है और सप्तवर्षीय युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का कारण था। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, यह भारत में किस कर्नाटक युद्ध का कारण बना था। और ऑप्शन ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी है तृतीय कर्नाटक युद्ध और डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 1956 से 63 तक चला था और फ्रांस में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होने के कारण भारत में भी इसका असर दिखाई पड़ा और इसके कारण यहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। भारत फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यानी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें फ्रांस के हार हो गई थी। इसी में बांडीवास का युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में और इस युद्ध में फ्रांस का वायसराय या गवर्नर जनरल लाली था। इंग्लैंड की तरफ से लाली को कैद कर लिया जाता है और इस तरह से फ्रांस की पूरी तरह से हार हो जाती है और इसके बाद भारत में फ्रांस की शक्ति छीन हो जाती है और इंग्लैंड के लिए पूरा रास्ता खाली हो जाता है। अब इसके पास कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में प्रथम बार अकाल कब आया था। और इसका ऑप्शन ए है 1757 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, सी है 1770 ईस्वी में और डी 1764 ईस्वी में। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1770 ईस्वी में बंगाल में पहली बार अकाल पड़ा था और इस अकाल में लाखों लोग मारे गए थे। तो इस अकाल के पीछे कुछ कारण को समझ लें कि आखिर क्यों बंगाल जैसे विकसित राज्यों में इतना बड़ा अकाल पड़ने का क्या कारण था। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और वहीं से अंग्रेज लोग जो है बंगाल में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में इंग्लैंड के अंग्रेज़ों की पूरी तरह जीत होती है और बंगाल पर पूर्ण रूप से इनका शासन स्थापित हो जाता है। बंगाल का नवाब केवल नाम मात्र का नवाब रहता है और पूरा शक्ति अंग्रेज़ों के पास रहती है। अब 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद भारत के मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है और इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। अब यह इनके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन पूरा राजस्व इन्हीं के पास था और नवाब के पास पूरा उत्तरदायित्व था, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसके कारण बंगाल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल के लोगों पर काफ़ी शोषण किया जाता है। सभी दस्तकार, शिल्पकार बेरोजगार हो जाते हैं और ये कृषक मजदूर बनने पर मजबूर हो जाते हैं और यही सब कारण था कि बंगाल में अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में और इतना ज़बरदस्त अकाल था कि इसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो यहाँ यह इसका 1770 ईस्वी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांडीवास के युद्ध के द्वारा किसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है? और इसका ऑप्शन है ए अंग्रेज़ों के, बी डचों के, सी फ्रांसीसियों के और डी डेनिश के। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्रांसीसियों के। बांडीवास का युद्ध 1763 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होती है और इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हो जाती है और फ्रांस पूरी तरह से हार जाता है। और इस हार के कारण लाली को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, उसको मौत की सज़ा दी जाती है। और इसके बाद पेरिस की संधि के द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त होता है और फ्रांसीसियों को सिर्फ व्यापार तक सीमित कर दिया जाता है, कोई भी राजनीतिक शक्ति उसके पास नहीं दिया जाता है। इस तरह से फ्रांसीसियों की शक्ति भारत में पूरी तरह से कुचल दी जाती है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने दस्तक के विरोध में भारतीय व्यापारियों को भी मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर देती है? और इसका ऑप्शन है ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीर कासिम। मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बनता है और यह मीर जाफर का दामाद रहता है। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है और जब अंग्रेज़ों को लगता है कि अब मीर जाफर किसी काम का नहीं है तो उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम शुरुआत में अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए काफ़ी धन दौलत देती है, लेकिन इतना से भी वह खुश नहीं होती है क्योंकि उसके पास कोई सीमित नहीं था, उसका मांग असीमित था जिसको पूरा करना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का पावर 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को फरुखसियर के द्वारा दिया जाता है। फरुखसियर को एक बीमारी रहता है और तो अंग्रेज़ों का एक डॉक्टर हैमिल्टन जो है फरुखसियर की बीमारी को ठीक कर देता है। इससे खुश होकर अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 वार्षिक किराया पर मुफ्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है और इसको अंग्रेज़ों ने अपने तरफ से परिभाषित किया था। ये इसके लिए अपना एक दस्तक जारी करता था और इस दस्तक का प्रयोग केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों का निजी कर्मचारी भी इसका प्रयोग करके मुफ्त में व्यापार करता था। इसी कारण से दूसरा क्या करता था, भारतीय माल को भी कुछ पैसा लेकर दस्तक के द्वारा भारत के माल को भी मुफ्त में आर पार कर दिया जाता था, जिससे राजा को कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रहा था। इसकी शिकायत मीर कासिम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को किया जाता है, लेकिन बंगाल की तरफ से वहाँ बंगाल के काउंसिल परिषद की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे नाराज़ होकर मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को भी मुफ्त में व्यापार करने की अनुमति दे देती है दस्तक के विरोध में। तो यहाँ इसका सही आंसर मीर कासिम हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज लोग इससे काफ़ी नाराज़ हो जाता है। अंग्रेज मीर कासिम को कहता है कि आप भारतीय व्यापारियों को मुफ्त में व्यापार की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह मेरा एकाधिकार है। और इसी को लेकर अंग्रेज और मीर कासिम में लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसका अंतिम परिणति बक्सर का युद्ध 1764 होता है, जिसमें मीर कासिम की हार होती है और यह भागकर दर बदर की ठोकरें खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है।
तो यहाँ इसका सही आंसर भी ध्यान रखिएगा, मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और इसका ऑप्शन है ए 21 जून 1764 को, बी 22 अक्टूबर 1764 को, सी 24 अक्टूबर 1764 को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ भारत के तरफ से 3 शासक था। एक बंगाल का नवाब मीर कासिम, एक अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये तीनों के संयुक्त सेना को अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। इसी को, और यह बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ था, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और यह एक प्रकार का निर्णायक युद्ध था, और इसके बाद यह निश्चित हो गया कि अब भारत में अंग्रेज़ों को पराजित करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुए थे। तो यहाँ इसका सही आंसर भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, निजाम के साथ 1798 ईस्वी में सहायक संधि की गए थे। दूसरा है, 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ सहायक संधि किए गए थे। तीसरा है, 1801 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि किए गए थे। और चौथा है, 1804 ईस्वी में सिंधिया के साथ सहायक संधि किए गए थे। और इसका कूट दिया हुआ है, केवल ए में है केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 1 सही है, सी सभी सही है, और डी केवल 3 और 4 सही है। तो दोस्तों यहाँ इसका सभी कथन सही है। तो यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सभी सही है। तो चलिए देखते हैं। कथन पहला कह रहा है कि निजाम के साथ 1798 में सहायक संधि किए गए थे। यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, और उसने भारत में पूर्ण रूप से सहायक संधि को लागू किया था। ऐसे भारत में पहली बार सहायक संधि फ्रांसीसियों के गवर्नर जनरल डुप्ले के द्वारा चलाया गया था, लेकिन व्यापक स्तर पर सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ निजाम के साथ पहली बार वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था। सबसे पहले सहायक संधि निजाम के द्वारा ही 1798 ईस्वी में की जाती है, और ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ सहायक संधि किए गए थे। यह भी सही है। 1799 ईस्वी में भारत इंग्लैंड अंग्रेज और मैसूर के बीच चौथा युद्ध होता है, जिसमें इसमें टीपू सुल्तान के पूरी तरह से हार हो जाती है, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा भी जाता है। और इसके बाद अंग्रेज और मराठा निजाम सभी मिलकर इसके राज्यों को आपस में बांट लेते हैं, और इसी के समय मैसूर के साथ सहायक संधि भी की जाती है। तो ये चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी, और इसी के बाद मैसूर के साथ सहायक संधि भी की जाती है। ये बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है, 1801 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि किए गए थे। यह भी बिल्कुल सही है। 1801 में अवध के साथ सहायक संधि किए गए थे। चौथा है, 1804 ईस्वी में सिंधिया के साथ सहायक संधि किए गए थे, और यह भी कथन सही है। तो
तो इस प्रकार से इसमें सभी कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सी, सभी ऑप्शन सही हैं, सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति सहायक थे? और इसका ऑप्शन है ए युद्ध नीति, बी सहायक संधि नीति, सी डलहौजी की हड़प नीति और डी उपयुक्त सही। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक नीति को चलाया था और इसमें सभी नीति इसका सही है। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन, सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसने सर्वप्रथम भारत में अपना साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नीति को चलाया था, युद्ध नीति। और इस युद्ध नीति में कर्नाटक का 3 युद्ध लड़ता है फ्रांसीसियों के साथ, है, जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेजों की जीत होती है। इसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल पर अपना शासन स्थापित करता है। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें 4 युद्ध होता है, और इसके बाद फिर आंग्ल मराठा युद्ध। इस तरह से कई युद्ध कर बहुत से साम्राज्य का भारतीय राज्य को जीतकर अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेता है। दूसरा सहायक संधि नीति, सहायक संधि की नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय साम्राज्य को अपने अधीन, भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी और इस नीति के द्वारा बहुत से राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। पूरी तरह से अधिकतर राज्यों को अंग्रेज अपने अधीन में कर लिया था। तीसरा डलहौजी की हड़प नीति, यह भी अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का एक नीति था। तो इस तरह से तीनों नीति के द्वारा अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो यहाँ इसका तीनों नीति सही है साम्राज्य विस्तार के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्थाएं के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसमें कथन दिया हुआ है, पहला, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। दूसरा है, यह व्यवस्था अंग्रेजों के कुल क्षेत्र के 19% भाग पर लागू थे। और तीसरा, इसमें सूर्यास्त का नियम बनाया गया था। तो और इसका कूट दिया हुआ है, केवल 1 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी सभी सही है और डी कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें तीनों कथन सही है, तो यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी सभी कथन सही है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया था 1790 ईस्वी में, और यह 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। लेकिन 3 वर्ष के बाद ही इसमें इस व्यवस्था में इसको काफ़ी लाभ दिखाई दिया, इसलिए 1793 में इसको अस्थायी व्यवस्था बना दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या इसमें प्रावधान था? तो इसमें पहला है, जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। यह बिल्कुल सही है, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। दूसरा, यह व्यवस्था अंग्रेजों के कुल क्षेत्र के 19% भाग पर लागू थे। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इसमें सूर्यास्त का नियम बनाया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। जमींदारों को कहा गया, एक निश्चित समय दे दिया गया था, एक निश्चित समय में सूर्यास्त के पहले लगान अंग्रेजों के पास पहुंच जाना चाहिए, और जिस जमींदार के द्वारा सूर्यास्त के पहले निश्चित दिन को लगान नहीं पहुंचता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाते थे, उसको जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ तीनों नियम, तीनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवारी व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? और इसमें भी कथन दिया हुआ है। पहला, यह व्यवस्था सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने 1792 ईस्वी में 12 महल मद्रास में लागू किया था।
दूसरा है टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में इसे मद्रास में लागू किया था। तीसरा है यह अंग्रेजों के कुल क्षेत्र के 51% पर लागू की गई थे। और इसका ऑप्शन है ए केवल 2 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी सभी सही है और डी कोई सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी इसमें सभी कथन सही होंगे, तो यहाँ इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, सी। तो इसमें तीनों कथन सही है। जैसे रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था टॉमस मुनरो के यह व्यवस्था सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल में लागू किया था। यह सही है, बिल्कुल सही है ना, तो ये सही आंसर है। दूसरा है टॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में इसको लागू किया था, ये भी सही है। और तीसरा यह अंग्रेजों के कुल क्षेत्र का 51% भाग पर लागू था, यह भी सही है। तो तीनों व्यवस्थाओं में सबसे अधिक क्षेत्रों पर रैयतवारी व्यवस्था को ही लागू किया गया था 51% भाग पर। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि तीनों कथन सही है, तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्न था। तो दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप लोग को काफ़ी लाभ दिखाई देगा। धन्यवाद, थैंक यू।